हेलो बच्चा पार्टी, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 10th के बच्चों के लिए जैव प्रक्रम का मानव पाचन तंत्र का टॉपिक। आज यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से मानव में पाचन होता है। यानी मानव में हम लोगों के शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है, एक एक क्रिया के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत मज़ेदार रहने वाला है आज का वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पूरा जुड़े रहें और कहीं से भी वीडियो को छोड़ के आप लोग नहीं भागेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मज़ा बहुत आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं सागर सर आपके लिए लगातार मैथ साइंस के वीडियो लाता रहता हूं और फिर ज्ञानेंद्र सर भी आपके लिए बहुत सारे वीडियो को लाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को एक बार सभी आदमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन का प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो आसानी से पहुंच जाए। चलिए, तो आज का क्लास बहुत मज़ेदार रहने वाला है बच्चा। क्या है नाम? मानव पाचन तंत्र। बायोलॉजी का आज ये क्लास होने वाला है। बायोलॉजी का ये सब्जेक्टिव का क्लास है और आज जानेंगे कि मानव पाचन तंत्र में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज तक हम लोग सिर्फ खाना खाते गए और पचते गया, लेकिन कभी जानने का ये प्रयास नहीं किए कि इस पाचन क्रिया में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कैसे पाचन होता है, ये प्रोसेस क्या है पाचन होने का। इस सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों, 10th के बच्चों, आपके चैप्टर नंबर 1 में इसी चीज़ पे ध्यान देने को कहा गया है और इस टॉपिक का नाम है मानव पाचन तंत्र। और मैट्रिक परीक्षा देने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी अवश्य देखें, क्योंकि ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप सभी फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और हम लोग आते हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, एक ह्यूमन बॉडी है, एक मानव है और मानव में आप देख सकते हैं ये रेड वाला, यही है पाचन तंत्र। आज हम लोग इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों पढ़ने वाले हैं। एकदम बहुत मज़ा आने वाला है। हर चीज़ के बारे में आप जानेंगे, लेकिन विस्तार से जानेंगे। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर जुड़े रहें, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। बढ़िया से पढ़िए और मैं उम्मीद लगाता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरी ये गारंटी है। तो फटाफट आप इस वीडियो को एकदम देख लीजिए और लाइक नहीं ठोक पाए, फटाफट लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है, समझिएगा बच्चों। बहुत ही आज का मज़ेदार क्लास होने वाला है, आप लोग बस क्लास के अंत तक जुड़े रहना है आप सभी को। चलिए, तो क्या है आज का हमारा क्लास है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चलेंगे कि हमारी पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है, मुख से कैसे खाना अंदर जाता है, ये सारा चीज़ को पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार एकदम टॉपिक है, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नंबर 1 में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है मनुष्य प्राणी संपोषण वाले जीव हैं। भैया, मनुष्य क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस और तरल पदार्थ के रूप में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ठोस पदार्थ खाते हैं, चावल वावल खाते हैं या पानी वाला पदार्थ खाते हैं, दाल सब। तो ठोस और तरल वाले पदार्थ जब खाते हैं तो ऐसे वाले जीव को कहा जाता है प्राणी संपोषण। यानी इसका मतलब है कि मनुष्य क्या है? एक प्राणी संपोषण वाले जीव हैं। बच्चों, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक प्राणी संपोषण वाले जीव हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब कहता है मनुष्य में पाचन जिस अंगों से शुरू होकर जिस अंग तक समाप्त होती है उन्हें आहार नाल कहा जाता है। बच्चों देखिए, समझिए, अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। कहता है मनुष्य का जो पाचन है, जहाँ से शुरू होकर जहाँ अंत होता है, इस जगह को कहा जाता है, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है आहार नाल। क्या कहा जाता है? आहार नाल। क्योंकि आहार का तो ये नली है ना, जैसे मान के चलिए भोजन कहाँ खाए? मुख में खाए, तो ये तो पूरा नली ही हुआ ना। यानी इसका मतलब ये है कि मनुष्य
का जो मनुष्य में जो पाचन होता है, जिस अंगों से शुरू होकर जिस अंग तक समाप्त होती है, उन्हें कहा जाता है आहार नाल। तो आज हम लोग अगर एग्जाम में आ जाए कि आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको बस पाचन तंत्र ही बनाना है, क्योंकि इसको ही आहार नाल कहा जाता है। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर के बीच होती है। यानी मनुष्य के जो आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर के बीच होती है, और मनुष्य की नॉर्मल ऊंचाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। अब सोचिए, मनुष्य की ऊंचाई 1.5 मीटर के आसपास, मनुष्य की ऊंचाई 1.5 मीटर, और मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, है ना? बड़ा मजेदार। अब सोचिए ये आहार नाल कैसे होगा। ठीक है, लोग नॉर्मल क्या कहेगा, आहार नाल की लंबाई अगर बिना पढ़े हुए एग्जाम में पहुंच जाए, जो आदमी नहीं पढ़ा है कभी, वो सोचेगा मनुष्य का यहाँ से लेके यहाँ तक का वो लंबाई कितना, 1.5 मीटर, तो आंसर 1.5 मीटर मार के चला आएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई क्या है? 8 से 10 मीटर। यानी पूरा यहाँ से मुंह से शुरू होके पेट के अंत तक जहाँ तक जाता है, वहाँ तक की पूरी लंबाई हो जाती है कितनी? 8 से 10 मीटर। अब कैसे कैसे होता है वो सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो से जुड़े रहना है। ठीक है, अब समझिएगा, यानी ये जो आहार नाल है ना, ये पूरी आहार नाल जहाँ से भोजन शुरू होता है और जहाँ तक भोजन अंत होता है, ये पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस की लंबाई कितनी है बच्चों? 8 से 10 मीटर है। 8 से 10 मीटर है। फिर आगे समझते हैं, आहार नाल के 5 प्रमुख भाग होते हैं। मतलब ये जो आहार नाल होते हैं ना, इसको भी भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों? तो 5 भागों में। कौन कौन भागों में? तो ये जानते हैं। तो देखिए, आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भाग में। पहला है मुख। पहला क्या है? मुख। यानी पहला आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है? मुख है। यानी एग्जाम में पूछता है, ये जो मुख है ना, ये आहार नाल का क्या है? सबसे पहला भाग है। आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख। फिर दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, चौथा है छोटी आंत, और 5वां है बड़ी आंत। ठीक है बच्चों, यानी मनुष्य का जो ये पूरा आहार नाल है, ये आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन? तो पहला होता है मुख, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, और 5वां बड़ी आंत। यानी इन सभी माध्यमों से भोजन जब तक नहीं गुजरेगा तब तक भोजन का पाचन नहीं होगा। यानी समझ में आ गया? अब समझिए, तो पाचन के लिए हम क्या जाने कि पहले मुख में भोजन जाएगा, फिर ग्रास नली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। यानी ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब समझिए, यहाँ टॉपिक समझने वाली बात ये है कि मनुष्य में जो ये जो पाचन की क्रिया होती है, इस क्रिया में देखिए, ये पूरा जो क्रिया होता है, मुख से लेके पेट का अंत तक जो भोजन पचता है, इस पाचन की जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया में कोई साइड से ना मदद करता है। साइड से मदद करने का मतलब क्या होता है? जैसे एक बात बताइए, आप कहीं कोई जगह जाते हैं, कहीं या मान के चलिए यहाँ से आप कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, एक जगह से जब दूसरे जगह जाते हैं तो रास्ता में आप कहीं दुकान पे रुकते हैं ना, चाय नाश्ता करने के लिए या कहीं जाके खाना खाने के लिए, तब जाते हैं ना अपनी मंजिल तक। यानी एक जगह से आप दूसरे जगह जाते हैं तो कहीं कहीं स्टॉप पर रुकते हैं। समझिए वही बात, जैसे भोजन होता है ना, भोजन जब मुंह से लेके अंत तक जाता है, यानी बड़ी आंत तक जाता है, मुख से निकल के बड़ी आंत तक भोजन जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में साइड साइड में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इनको कुछ चीज़ों से मदद मिलता है। क्या करने में? भोजन के पाचन करने में। और ये मदद कौन करता है? तो ये मदद करता है ग्रंथि। कौन मदद करता है बच्चों? ग्रंथि। तो समझिएगा, कहता है कि भोजन के पाचन में कुछ ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती है। बिल्कुल, जो ग्रंथियां होती है वो अपने आप अंदर से लिक्विड निकालती है, जिसे कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं बच्चों? एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम क्या करता है कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? एंजाइम। अब एंजाइम क्या है? ये एक्स्ट्रा चीज है बच्चों, समझिएगा। जैसे मुख से भोजन जो है, मुख से जब भोजन छोटी आंत बड़ी आंत तक पहुंचेगा, बड़ी आंत तक पहुंचेगा,
तो बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे ग्रंथियां होंगी और वो ग्रंथियां क्या करेगा, इस भोजन को पचाने में मदद करेगा। अब ग्रंथि भोजन को कैसे पचाएगा, तो वो अपने आप एक एंजाइम निकालेगा, वो एंजाइम क्या करेगा, भोजन में मिला देगा और भोजन में पाचन क्रिया आगे के लिए भेज दिया जाएगा। मतलब ये कि मुख में जो भोजन होता है, इस भोजन को जब तक बड़ी आंत में आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कई सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इसमें मदद करेगी छोटी छोटी ग्रंथियाँ, छोटी छोटी ग्रंथियाँ। अब वो ग्रंथियाँ को क्या कहते हैं, पाचन ग्रंथियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ का नाम भी बता देते हैं। जैसे मुख में होता है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि है, फिर थायराइड ग्रंथि है, फिर जठर ग्रंथि है, फिर यकृत है, फिर अग्नाशय है। ये सभी ग्रंथि क्या करेगी, इस पाचन की क्रिया में मदद करेगी। पाचन की क्रिया में क्या करेगी, मदद करेगी। मतलब ये साइड से मदद करेगी। पाचन में इसका ज्यादा भूमिका बस ये है कि पाचन होगा मुख से लेके बड़ी आंत तक। मतलब ग्रासनली, मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। यानी पहले भोजन जाएगा मुख में, फिर ग्रासनली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में। समझ में आ रहा है बच्चों। लेकिन साइड से मतलब एक्स्ट्रा, बाहर से, ठीक है, समझिएगा, बाहर से, एक्सटर्नल, बाहर से मदद कौन करेगा, तो मदद करेगा भोजन को पचाने में ग्रंथि। अब बच्चों मदद क्यों करेगा, ठीक है, मदद क्यों करेगा, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, समझिएगा। देखिए, हम एक छोटा सा बात बताते हैं आपको, समझिएगा। सभी आदमी जानते हैं कि शरीर के लिए सभी तत्व आवश्यक हैं। यस या नो? बिल्कुल यस। शरीर के लिए सभी तत्व आवश्यक हैं। अब बताइए, क्या हम सभी तत्व को खाते हैं? सभी तत्व को खाते हैं? नहीं। सभी तत्व को खा पाते हैं? नहीं खा पाते हैं। हर तरह के विटामिन का जरूरी है, क्या खा पाते हैं? नहीं खा पाते हैं। हमें कहा जाता है कि हाथ धो के खाना चाहिए। अगर मुंह में बैक्टीरिया चला गया तो शरीर में जो अगर पहुंच गया तो वो क्या होगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा, तरह तरह का बीमारी हो सकता है। क्या हम ऐसा करते हैं? कभी कभी बिना हाथ धोए भी खा लेते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। शरीर से खेलते नहीं हैं, शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। और ये शरीर के साथ खिलवाड़ जो होता है, इसी खिलवाड़ को रोकने के लिए ये ग्रंथि जो है मदद करती है। कौन सी? भोजन को पचाने में, भोजन को पचाने में। क्योंकि अब जैसे हमें चाहिए शरीर में प्रोटीन, तो क्या हम डायरेक्ट प्रोटीन लेते हैं? हम क्या लेते हैं, दाल के माध्यम से प्रोटीन लेते हैं। हमें चाहिए प्रोटीन, तो डायरेक्ट प्रोटीन तो मिलता नहीं है, हम दाल में दाल खाते हैं। अब दाल से प्रोटीन जो निकालेगा, उसको प्रोटीन का जो पाचन करेगा, उसमें मदद करेगा कौन? ग्रंथि। कौन मदद करेगा बच्चों? ग्रंथि। अब समझ में आ गया ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लैंड। क्या कहा जाता है बच्चों? ग्लैंड कहा जाता है ग्रंथि को इंग्लिश में। और ग्लैंड कौन कौन है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। ग्रंथि क्या करती है, तो स्वयं एंजाइम को निकालती है। क्या निकालती है? एंजाइम को निकालती है, अनेक तरह के एंजाइम को निकालती है। चलिए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मुख में पाचन। ये जो मुंह होता है ना, इस मुंह में पाचन कैसे होता है, इस मुख में पाचन कैसे होता है, इसके बारे में अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख में पाचन कैसे होता है, इस चीज को समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए, मुख में पाचन कैसे होता है, तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। यानी भोजन जो पचना शुरू करता है, कहां से शुरू करता है? मुख से। मुख से ही भोजन हमारा पचना शुरू कर देता है। आप लोगों को लगता है पेट में जाने के बाद पचता है, तो नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। भोजन का पाचन का शुरुआत मुंह से ही हो जाता है। अब समझिएगा कि मुख्य में यानी मुख होगा, मुख में मुख्यतः भोजन के स्टार्च में, भोजन का स्टार्च क्या होता है, जिसको चौकर कहते हैं। स्टार्च क्या होता है? भोजन का, जैसे चावल है, चावल का ऊपरी वाला परत को क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो स्टार्च में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मुख में मुख्यतः भोजन के स्टार्च में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी मुख्य क्या करता है? जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका पाचन करता है। तो बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन बना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो आंसर रखना है मुख। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? मुख करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फिर आगे देखिए क्या है, तो अगला क्या है अब समझिएगा। कहता है कि मुख में यहाँ पर यानी मुख में यहाँ ठोस भोजन को दांतों की सहायता से टुकड़ा किया जाता है। यानी मुख में ही भोजन को टुकड़ा करने का काम कि कौन करता है? दांत करता है। अब दांत के बारे में भी बताएंगे बच्चों, अभी तुरंत बताएंगे दांत के बारे में। चलिए, तो क्या कहता है कि यहाँ ठोस भोजन को दांतों की सहायता से टुकड़ा किया जाता है। यानी ठोस भोजन को टुकड़ा करने का काम कौन करता है? दांत करता है। चलिए अगला समझिएगा। कहता है मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी का मतलब 3 गो इस साइड में, 3 गो इस साइड में, मतलब टोटल 6 गो लार ग्रंथियां पाई जाती है। बगल में देखिए हम नाम भी लिख दिए हैं, ठीक है। बगल में अगर नाम भी आप समझिएगा तो ठीक है, लेकिन याद करना जरूरी है नहीं। जैसे एगो है पैरोडिट ग्लैंड, दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, फिर उसके बाद है मेनिलिंगुअल ग्लैंड, इस टाइप का है। तो यानी इसका मतलब ये है कि 2-3 ग्रंथियां ऐसी, यानी 3 ग्रंथियां इस साइड में, 3 ग्रंथियां इस साइड में, टोटल मिला के कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? 6। तो एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो आपको बोलना है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी का मतलब 6 गो, ठीक है। अब कहता है कि ये जो लार ग्रंथियां है ना, इनसे एंजाइम निकलते हैं। आपको हम पहले ही बताए थे कि ग्रंथियां क्या करती है? एंजाइम निकालती है, और उसका क्या काम होता है? भोजन के पाचन में मदद करना। ये ग्रंथियां जो है ना, हर जगह, जैसे मुंह में हुआ, कंठ के पास हुआ, पेट में हुआ, हर जगह ये क्या करेगा? बस भोजन को मदद करेगा, सहायता करेगा कुंजी करने में, पचाने में। अब समझिएगा, कहता है कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन, ये 4 तरह के एंजाइम निकल रहे हैं। कहाँ से? तो लाइसोजाइम निकलते हैं, टाइलिन निकलते हैं, डायस्टेज निकलते हैं, म्यूलिन निकलते हैं। इन्हीं लार ग्रंथियां से इन सभी तरह के एंजाइम निकलते हैं। अब इन एंजाइम का काम क्या होता है? आपको हम पहले ही बताए थे कि भोजन का पाचन करने में मदद कौन करता है? तो भोजन का पाचन करने में मदद करता है कौन? तो ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या करती है? भोजन के पाचन में मदद करती है। अब देखिए, समझिएगा बच्चों, कहता है कि लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणु को मारता है। अब देखिए क्या होता है कि देखिए समझिएगा। अब देखिए, दुनिया में भगवान ना ये बात जानते थे पहले से कि जो इंसान है ना, ये बहुत ही बदपिंगल आदमी होगा। बदपिंगल क्या होता है? समझिएगा, बातों को घुमाने वाला। अगर इसको कोई समझा देगा कि भैया आपको जो है खाना हाथ धोकर खाना है, तो ये कहेगा नहीं, हम बिना हाथ धोले खाएंगे, मर जाएंगे क्या? देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, मर जाएंगे क्या? बिना हाथ धोले हम खाएंगे। और ये बिना हाथ धोले खाना शुरू कर देगा। देखिए, ये भगवान जानते थे कि इंसान ना बहुत बकेती करने वाला है, इसीलिए क्या किया गया था ना, इंसान के शरीर में तरह तरह के जगह जगह पे ग्रंथियां बना दी, ताकि इनसे एंजाइम निकलेगा और इस मनुष्य में जो पाचन होगा, पाचन क्रिया में मदद करेगा। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए लाइसोजाइम, लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है। अगर हम कीटाणु वाले भोजन अगर खा भी लेते हैं, क्योंकि अगर बिना ढका हुआ भोजन खा लेते, बिना हाथ धोया हुआ वाला भोजन बिना हाथ धो के ही भोजन को खा लेते हैं, तो जो कीटाणु हमारे मुंह में जाते हैं वो मुंह में ही मारा चला जाएगा। किसके द्वारा? लाइसोजाइम के द्वारा। यानी लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणु को मारता है, कीटाणु को मारता है। तो कीटाणु को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोजाइम करता है। दूसरा कहता है टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन और डायस्टेज ये दोनों एंजाइम क्या करता है? स्टार्च के पाचन। स्टार्च का पाचन मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में कौन मदद करता है? बताइए। टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन और डायस्टेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। चलिए अगला कहता है म्यूलिन भोजन को चिपचिपा करता है। म्यूलिन का काम है भोजन को कैसा करना? चिपचिपा करना। और क्या करता है? ताकि भोजन कंठ में ना फंसे। कंठ में भोजन ना फंसे। अगर भोजन अगर चिपचिपा नहीं रहेगा तो वो तो कंठ में सूखा सूखा भोजन फंस जाएगा। इसीलिए म्यूलिन का काम क्या है? तो भोजन को चिपचिपा करना। अगला कहता है मुख में घुला हुआ भोजन को बोलस कहा जाता है। जब मुख में भोजन घुला दिए, चिवा दिए, तो उसको अब भोजन नहीं कहेंगे, अब उसको कहेंगे बोलस। क्या कहेंगे बच्चा? बोलस कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? चलिए फटाफट बता दीजिए यहाँ तक समझ में अगर आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए,
आगे हमारा आता है दांत। ये दांत क्या होते हैं? तो आप सभी जानिए ये दांत है और सभी आदमी को पता है कि इस दांत का क्या काम है। सबको पता है दांत अगर नहीं रहेगा तो हम लोग भोजन नहीं खा पाएंगे। बूढ़ा सूढ़ा आदमी को देखते हैं दांत नहीं रहता, कितना कष्ट होता है। अपनी पुतों को कहेगा हे दुल्हीन एखना जैसे ने एकदम नरम नरम चूड़ा फुला दा खाए ल, तो कहता है कि नहीं कहता है? काहे कहता है? क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसके पास दांत नहीं है। तो दांत का क्या काम है? भोजन को काटना, फाड़ना, चबाना, ये सभी काम है दांत का। तो चलिए अब दांत के बारे में जानते हैं कि ये दांत क्या है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि मनुष्य का दांत विकास के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विकास मतलब उम्र के हिसाब से, मतलब एज आते जाएगा, विकास होते जाएगा शरीर में, तो दांत में भी विकास होगा। दांत में भी क्या होगा? विकास होगा। यानी शरीर में विकास होगा तो दांत में भी विकास होगा। समझिएगा। पहला कहता है एक होते हैं अस्थाई दांत, जिसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। और दूसरा होता है अस्थाई दांत, जो फिक्स दांत होते हैं। अब समझिए ये दूध के दांत क्या होते हैं बच्चों, समझिएगा दूध के दांत क्या होते हैं। तो दूध के दांत वे दांत होते हैं जो आने के बाद पुनः कुछ दिनों में वो टूट जाते हैं, उसे कहते हैं दूध के दांत। ऐसे दांतों की संख्या होती है 20। यानी हमारे मुख में 20 ऐसे दांत हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं। कितने दांत हैं? 20 दांत ऐसे हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं। वो एज होने पर 6-7 साल, 4 साल, 5 साल होने पर वो दांत टूट जाएगा, पुनः उसके जगह पे नए दांत आएंगे। अब चलिए दूसरा होता है अस्थाई दांत। ये दांत क्या होता है? टोटल अस्थाई दांत जब आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है, पहले भी ये दूध के दांत आते हैं, फिर ये टूट जाते हैं, उसके जगह पे नए दांत आते हैं, तब जाके जो दांत होते हैं उसको कहते हैं अस्थाई दांत। अगर अब ये दांत अगर टूट गया तो फिर दोबारा उस जगह पे दांत नहीं आएगा, दोबारा उस जगह पे दांत बच्चों नहीं आएगा, ये फिक्स कर लीजिए। चलिए अब आगे समझिएगा। तो ये हो गया विकास के आधार पे, मतलब एज बढ़ेगा तो दांत दो प्रकार के होते हैं, दूध के दांत और दूसरा होता है अस्थाई दांत। अब चलिएगा अगले समझिए। चलिए अब कहता है आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से दांत 4 प्रकार के होते हैं। साइज मतलब ये देखिए सभी दांत का अलग अलग साइज है, इस दांत का अलग साइज है, इस दांत का अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो क्या दांत का सब दांत का साइज सेम होता है क्या? नहीं होता है। तो आकार के आधार पे अगर कहा जाए तो आकार के आधार पे होते हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं। साइज के हिसाब से अगर बात करें तो दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला का नाम है इंसाइजर। क्या नाम है? इंसाइजर। दूसरा का नाम है कैनाइन। तीसरा का नाम है अग्रचवर्णक, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रीमोलर भी कहते हैं। और चौथा है चवर्णक, जिसको हम लोग कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। यानी दांतों का अगर आकार के दृष्टि से दांतों के कितने प्रकार हैं तो 4। कौन कौन? तो इंसाइजर, कैनाइन, अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर और मोलर। यानी साइज के हिसाब से दांतों के कितने प्रकार हैं? 4। अब समझाते हैं कैसे कैसे, बढ़िया से समझिएगा। देखिए बच्चों यहां पर आप समझ सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो देखिए, अब देखिए दांत को हम 4 भागों में बांटने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर से खींचे लकीर और एक खींचे इधर, एक भाग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब देखिएगा यहाँ से लेके ये जो एक भाग में है, इस दांत को अगर पढ़ा देंगे तो यही तो कॉपी पेस्ट है। इधर भी वही दांत है, वही दांत इधर है, इस इधर भी वही दांत है नीचे में, उसी को पलटा दिया है, वही दांत इधर है। अगर आपको एक साइड का दांत को पढ़ा दिया जाए तो आप ये तीनों साइड का दांत समझिए पढ़ लिए। तीनों साइड का दांत क्या किए? पढ़ लिए। क्योंकि बीच से इधर की बात बताते हैं, ये जो बीच है, बीच से अगर इधर का बात पढ़ लिए, वही तो इधर कॉपी पेस्ट है। इधर कॉपी है, इधर पेस्ट हो गया, यानी यहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया गया। यानी अगर आपको एक साइड के बारे में, दांत के बारे में बता दें तो दूसरी साइड के बारे में आपको समस्या लेने का कोई समस्या ही नहीं रहा। अब समझिए, देखिए क्या है, अच्छे से समझिएगा। देखिए दांत के नाम जानते हैं। पहला वाला जो ये दांत है,
ये जो दांत है ना, पहला और दूसरा वाला दांत, इस दांत का नाम है क्या? इंसाइजर। इस दांत का क्या नाम है? इंसाइजर। पहला और दूसरा वाले जो दांत हैं इसका नाम क्या है? इंसाइजर। आप देख सकते हैं, अगर आप देखिएगा तो आप अगर आकर के देखिएगा तो इधर का जो आगे का 2 दांत है, इधर का बीच से बांट दीजिए, फिर इधर का जो 2 दांत है उसका नाम है इंसाइजर। क्या नाम है बच्चों? इंसाइजर। इंसाइजर के बाद क्या होगा ना, आप देखिएगा एस टाइप का दांत होगा, ऐसे करके, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन इस टाइप का होगा, लगेगा कि इस टाइप का नोक बना हुआ है। दोनों साइड में देखिएगा दांत, दोनों साइड में नोक वाला दांत होगा, और उस दांत को कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं बच्चों? कैनाइन कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो इंसाइजर हिंदी इंग्लिश में है कृंतक, कृदंत, और दूसरा को कहते हैं हम लोग क्या? कैनाइन है। कैनाइन को हम लोग कहते हैं भेदक। क्या कहते हैं? भेदक। यानी ये होता है, ठीक है, इसको कृंतक कहते हैं, कृंतक कहते हैं बच्चों, कृंतक कहते हैं। फिर दूसरा को कहते हैं भेदक, तीसरा को अग्रचवर्णक, और चौथा को चवर्णक। यानी हम लोग क्या जाने कि दांत को आकार की दृष्टि पे 4 प्रकार के होते हैं। क्या नाम है? इंसाइजर। इंसाइजर कौन होते हैं? पहला और दूसरा वाले दांत होते हैं इंसाइजर। क्या होते हैं भैया? इंसाइजर होते हैं। और ये जो होता है ना, ये वाला जो फाड़ने वाला दांत होता है, ऐसे टाइप का नोक बना होगा, इसी को कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। ठीक है, कैनाइन के बाद जो दांत होता है तो 2 1 3 दांत खत्म। 3 के बाद जो 2 गो दांत होता है वो 2 दांत इस टाइप का होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इस टाइप का दांत होगा। इस दांत को कहते हैं अग्रचवर्णक। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं बच्चा? प्रीमोलर। और बाकी का जो 3 गो दांत बचा इस टाइप का, ठीक है, इसको कहते हैं क्या? मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। इसको हम लोग चवर्णक कहते हैं। अब सब दांत का बारे में पढ़ेंगे कि किस दांत का क्या काम है। समझिएगा बच्चों, समझ में आ गया? दांत कितने प्रकार के होते हैं? पहला 2 दांत क्या है? इंसाइजर। फिर जो दांत एक बना हुआ है नोक वाला, उसको क्या कहते हैं? कैनाइन। बाकी का 2 दांत जो बचा, 2 दांत जो बचा उसको क्या कहेंगे? प्रीमोलर। और लास्ट वाले जो 3 दांत बचे उसको क्या कहेंगे? चवर्णक। तो कितने हो गए? 3 2 5 6 7 8, 8 गो दांत इधर हो गए, तो 8 इधर भी, 8 इधर भी, 8 इधर भी। टोटल कितने दांत हो गए बच्चों? फटाफट काउंट करके बताइए। 8 चौके 32। यानी टोटल स्वस्थ मनुष्य जो मनुष्य है, वो मनुष्य का शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी है? तो 32। अब आप अपने मुख में गिनने मत लगिएगा, आपके मुख में ज़्यादा से ज़्यादा 28 होगा। अब 28 क्यों होगा? कारण बताते हैं। आप अभी युवा हैं, मानते हैं युवा हैं, लेकिन आप अभी बच्चे हैं, आप वयस्क नहीं हुए हैं। जब वयस्क 25 साल 26 साल हो जाएगा तब आप अपना दांत गिन लीजिएगा, 32 पुर जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक दांत के बारे में जानेंगे कि प्रत्येक दांत क्या चीज़ है। समझिएगा, इंसाइजर भोजन को काटता है। ये जो इंसाइजर होता है ना, आगे का 2 दांत, आगे का जो 2 दांत होता है, इसका क्या काम है? भोजन को काटना। यानी आप जैसे सेब उब खाते हैं तो क्या करते हैं? आगे से काटते हैं ना। सेब उब खाते हैं तो कहाँ से काटते हैं? आगे से काटते हैं। तो कोई भी चीज़ काटने वाला काम कौन करता है? इंसाइजर। काटने वाला काम कौन करता है? इंसाइजर। दूसरा कहता है कैनाइन भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। अगर कोई चीज चीड़ना हो, जैसे कोई प्लास्टिक है नहीं फट रहा है आगे से, तो क्या करते हैं? कोना लगा के फाड़ते हैं ना नीचे से। ये कोना में इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोना में ये इस टाइप का कैनाइन बना हुआ है। ये क्या करता है? किसी भी चीजों को फाड़ने में मदद करता है। तो फाड़ने में मदद कौन करता है? कैनाइन। जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, मांसाहारी जीव जो होते हैं उसको भोजन को फाड़ना पड़ता है, क्योंकि वो तो कच्चा मांस खाते हैं। तो भोजन को फाड़ने के लिए उसमें जो होता है ना, कैनाइन थोड़ा बड़ा होता है। आप देखिएगा, कुत्ता सबका कैनाइन बड़ा बड़ा होता है, शेर सबका कैनाइन देखिएगा बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन हम लोगों का कैनाइन छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि हम लोग चीरने फाड़ने वाले भोजन को नहीं खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एकदम चबाने वाला, थोड़ा बहुत जो फाड़ने वाला भोजन है उसको खाते हैं। ज़्यादा लफड़ा वाला भोजन को हम लोग नहीं खाते हैं। समझ में आ गया? तो कैनाइन क्या करता है? भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। अगला आता है प्रीमोलर और मोलर। ये जो चवर्णक और
अग्र चवर्णक है, ये सभी का काम क्या है, यानी ये चौवा का काम क्या है, तो ये चौवा का काम क्या है कि भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, अच्छे तरीका से चबाना। ठीक है, कितनों है, चूड़ा उड़ा है, चबा रहे हैं, चबा रहे हैं, चबा रहे हैं, समझ में आया। यानी प्री मोलर और मोलर दोनों का काम है भोजन को चबाने का, समझ में आया। इंसाइजर का क्या काम है, इंसाइजर का क्या काम है, भोजन को काटना। कैनाइन का क्या काम है, भोजन को फाड़ना। फिर उसके बाद मोलर और प्री मोलर का क्या काम है बच्चों, फटाफट बताइए। मोलर और प्री मोलर का क्या काम है, तो दोनों का काम है भोजन को चबाने का। चलिए समझिएगा। अब जो दांत होते हैं ना, जैसे ये दांत है, ठीक है, ये दांत है, दांत के जो ये वाले जो सतह होते हैं ना, कवच वाले सतह होते हैं, ये वाले सतह, इसके ऊपर, ये ऊपर पे पॉलिश होता है, ये वाला जो सतह होता है ना, ये सतह क्या होता है समझिएगा। दांत को कवर करने वाला जो पतला उजला आवरण होता है, इसको जो पतला उजला आवरण है, इसी को कहते हैं इनामेल। ये जो है ना बहुत मजबूत होता है। आप कितना दांत से कितना काड़ा काड़ा चीज को काटते हैं तो कोई दिक्कत होता है, कहता है, कहा जाता है कि इनामेल जो है ना पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग है, सबसे ताकतवर मजबूत यानी कठोर भाग कौन है, इनामेल है। तो समझिएगा, दांत को कवर करने वाला जो पतला उजला आवरण होता है जिसे इनामेल कहते हैं, यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो क्या बोलिएगा, इनामेल है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है बच्चों, इनामेल है। समझ में आया, दांत वाला टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है समझिएगा, आगे कहता है जीव के बारे में, कहता है जीव क्या होते हैं। देखिए दांत पढ़ लिए, ग्रंथियां पढ़ लिए, लार ग्रंथि पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए, अब अंतिम है जीव। जीव के बारे में जानिए क्या है। तो ये होते हैं जीव, सबको पता है कि ये जीव है। अब जीव में क्या होते हैं समझिएगा, जीव में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है, छोटी छोटी एकदम रंसाकुर। अगर गौर से देखिएगा ना, जूम करके, छोटे छोटे आपको दाने दाने दिखेंगे। लगभग करीब में 10,000, लगभग अप्रॉक्स बोला गया है, ये लगभग है 10,000 स्वाद कलिकाएं। इसी से स्वाद लेती है, क्या करती है, स्वाद लेने का काम कहाँ कौन करता है, यही जीव करता है। तो क्या होता है, स्वाद कलिकाएं कहाँ होती है, जीव में। तो जीव में छोटे छोटे रंसाकुर, रंस भरे रहते हैं, छोटे छोटे रहेंगे दाने दाने जैसा, उसी को क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं। और इसकी संख्या होती है 10,000। अब समझिएगा, जीव के भी 3 भाग होते हैं। एक होते हैं अग्रभाग, ये होते हैं अग्रभाग, ये होते हैं पीछे का भाग, और ये दोनों होते हैं साइड का भाग। सुनिएगा अच्छे से, ये अग्रभाग होते हैं, ये पीछे का भाग होते हैं, और ये दोनों होते हैं साइड वाले भाग। अब समझिएगा, तो कहता है अग्रभाग, पिछला भाग और किनारे वाले भाग, ये जो होते हैं किनारे वाले भाग। समझिएगा बच्चों, जीव के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, अग्रभाग, फिर उसके बाद पिछला भाग, फिर दोनों किनारे वाले भाग। तो जीव के 3 भाग हो गए। अब आगे आते हैं, कहता है जीव के अग्रभाग से मीठे स्वाद, यानी आगे वाला जो भाग होता है ना, इससे मीठा स्वाद लिया जाता है। तो जीव के आगे वाले भाग से कौन बच्चों क्या लिया जाता है, मीठा स्वाद। आप कोई भी चीज़ मीठा खाते हैं, ये जीव का आगे वाला भाग आपको बता देता है कि ये मीठा है। फिर कहता है पिछला भाग जो है ना, कड़वा स्वाद, ये जो पीछे का भाग है ना, ये कड़वा स्वाद लेता है। ठीक है, ये हो गया मीठा, ये हो गया कड़वा। फिर ये जो किनारे वाला भाग है ना, इसको कहते हैं क्या, ये क्या स्वाद लेता है, खट्टा और नमकीन। नमकीन और खट्टा का स्वाद कौन लेता है, ये किनारे वाले भाग को क्या करता है, किनारे वाले भाग खट्टा और नमकीन का स्वाद लेता है। समझ में आया जीव। तो जीव का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं, देखिए भोजन का मुख का खेल खत्म। अब भोजन पहुंचेगा क्या, मुख के बाद पहुंचेगा ग्रास नली में। अब ग्रास नली क्या होते हैं समझिएगा, ये जैसे मुख है, ये मुख था, मुख के बाद भोजन पहुंचता है ग्रास नली में। ये नली होती है ग्रास नली, ठीक है, ये ग्रास नली होती है और भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है। तो कहता है मुख गुहा के पिछले भाग, ये जो मुख है ना उसके पीछे में जो भाग होता है उसी को कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रास नली। अब ग्रास नली में पाचन कैसे होता है, अच्छे से देखिएगा। कहता है कंठ ग्रास नली में 2 छिद्र होते हैं, यानी कंठ के पास ग्रास नली में 2 छिद्र होते हैं। एक आहार नाल में खुलता है, दूसरा श्वास नली में खुलता है। एक आहार नाल मतलब पेट में चला जाता है और दूसरा कहाँ खुलता है, श्वास नली में।
तो श्वास नली वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे जब श्वसन चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी आप ग्रास नली में पढ़िए, समझिएगा। कहता है ग्रास नली में जब भोजन गुजरता है ना तो सिकुड़न और फैलाव होती है। जैसे देखिए डायरेक्ट भोजन पेट में चला नहीं, डायरेक्ट पाइप से पेट में नहीं जाता है, ये भोजन जाता है ना तो इस तरीक़ा से सिकुड़ सिकुड़ के जाता है ताकि भोजन डायरेक्टे नहीं पहुँचे, सिकुड़ सिकुड़ के पहुँचता है। सिकुड़न का जो होता है, सिकुड़न फैलाव, उस क्रिया को कहते हैं, सिकुड़न वाले क्रिया को कहते हैं क्रमाकुंचन। एग्जाम में पूछता है बच्चों, कहता है कि जब ग्रास नली में भोजन गुजरता है तो सिकुड़न और फैलाव होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं बच्चों? क्रमाकुंचन। समझ में आया? यानी ग्रास नली में जो भोजन जाएगा उसे क्या कहेंगे? क्रमाकुंचन। क्या कहेंगे? क्रमाकुंचन। क्या चीज करने का? तो क्रमाकुंचन क्या करता है? भोजन को सिकुड़ता है और फैलाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रमाकुंचन। अब समझिएगा, एक नोट में एक टॉपिक हम बता देते हैं। अभी कंठ के पास एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। जैसे मुंह में कौन ग्रंथि थी? लार ग्रंथि। कंठ के पास होती है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि को हम लोग अवटु ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में नाम है अवटु, लेकिन आप लोग थायराइड ग्रंथि ही याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि है, ये क्या करती है? आयोडीन का निर्माण करती है। अब जैसे हम भोजन करते हैं, जब घोटते हैं ना तो वो आयोडीन निकल के भोजन में मिल जाता है। तो कहता है आयोडीन का निर्माण कौन करती है? तो यही थायराइड ग्रंथि। आपको हम पहले ही बताए थे कि जितनी भी ग्रंथियां हैं वो एंजाइम निकाल के भोजन को पचाने में मदद करेगा। तो भोजन को पचाने में मदद कौन कौन कर रहा है? मुख तो कर चुका है, मुख की लार ग्रंथि कर चुका है, अब गले की थायराइड ग्रंथि मदद करेगी। थायराइड ग्रंथि क्या निकालती है? आयोडीन, और आयोडीन निकाल के भोजन में मिला देता है। अब आयोडीन का क्या जरूरी है? अगर आयोडीन नहीं निकलेगा तो समझिएगा शरीर क्या होगा ना, अविकसित हो जाएगा, यानी मानसिक सही नहीं रहेगा, मस्तिष्क सही से काम नहीं करेगा। तो आयोडीन हमारे शरीर में जरूरी है। समझ में आ गया? अब समझिएगा, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी ना, इस थायराइड ग्रंथि में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो पता है कौन सा बीमारी हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। घेंघा रोग क्या होता है बच्चों? किसी किसी के गले में देखिएगा बड़ा सा फूल जाता है, ठीक है। अब तो नहीं होता, लेकिन पहले देखिएगा, अब तो हमारे नमक में ही आयोडीन को मिला दिया जाता है, लेकिन पहले जब आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते थे लोग, उस समय में गले के पास बड़ा सा जो है ना थैला टाइप का हो जाता था। इसी को कहते थे थायराइड बीमारी। क्या कहते थे? थायराइड बीमारी नहीं, आयोडीन की कमी से कौन थे? घेंघा रोग कहते थे। क्या कहते थे? घेंघा रोग। समझ में आ गया बच्चों? तो घेंघा रोग कैसे होता है? थायराइड में जो ये थायराइड ग्रंथि है, इसमें जब आयोडीन की कमी हो जाएगी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नहीं, कहता है अमाशय में पाचन की क्रिया। अब देखिए अमाशय में पाचन की क्रिया कैसे होती है। हम लोग क्या क्या समझे? मुख में पाचन, फिर ग्रास नली के बारे में समझे। अब समझिए अमाशय में। तो अमाशय क्या होता है? देखिए जब भोजन ग्रास नली के द्वारा ना, ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली है, यहाँ पर मुख है, मान के चलिए ये मुख है, मुख से भोजन पहुँचा कहाँ? ग्रास नली में। ग्रास नली से पहुँचा कहाँ? अमाशय में। अब भोजन पहुँच चुका है अमाशय में बच्चों। अब अमाशय में भोजन पहुँचा, अब देखिए अमाशय में क्या क्या काम होगा, अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है अमाशय। तो समझिएगा, कहता है कि भोजन मुख के बाद ग्रास नली द्वारा कहाँ पहुँचती है? अमाशय में पहुँचती है। इसी को हम लोग पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं, ठीक है, यानी पेट इसी को कहा जाता है। समझिएगा। अब कहता है अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक भाग ये हो गया, ये फंडिक वाला भाग हो गया, और ये वाला हो गया पाइलोरिक भाग। यानी अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। समझ में आ गया? तो पूछेगा अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब प्रत्येक भाग में क्या क्या चीज होता है ये जानिए। तो सबसे पहला समझिए, कहता है अमाशय के कार्डियक भाग में ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें HCl अम्ल क्या होता है? बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है? तो कार्डियक वाला भाग में, मतलब इस भाग में क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है बच्चों? समझिएगा। देखिए हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि भोजन में जो कीटाणु था वो कहाँ मरा था? मुख में। भोजन में कीटाणु कहाँ मरा था? मुख में।
लेकिन बहुत सारे आदमी क्या होते हैं, चबाते नहीं है, डायरेक्ट निगलना शुरू कर देते हैं। तो आखिर उसमें जो कीटाणु रह गया उसको कौन मारेगा? अगर मुख से बच गया तो कीटाणु को पेट में मारेगा यही HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? भोजन में कीटाणु को मारने का काम करेगा। चलिए, तो यानी लिखा हुआ है कि HCl अम्ल क्या करता है? जीवाणु का नाश करती है, यानी जीवाणु को मारती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? अमाशय के फंडिक वाले जो भाग होते हैं, यानी बीच वाले जो भाग होते हैं, उसमें जिसमें कांटे नुमा रचना होती है। क्या होती है? ये अमाशय है ना, ये अमाशय है, तो अमाशय के बीच वाला जो भाग होता है, इसमें कांटा जैसा रचना होता है। इस कांटे वाले रचना को क्या कहते हैं? क्या करता है? ये कांटे वाले रचना जो होते हैं फंडिक में, ये क्या करता है? भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखता है। भोजन को कितने घंटे तक रोक कर रखता है अमाशय में? 4 घंटे तक। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर बाय मिस जहर खा लिया ना, अगर मान के चलिए जहर कोई कारण वजह से वो खा लिया, ऐसे खाना नहीं चाहिए, फिर भी अगर खा लिया जहर, तो वो जाके जहर कहाँ रहेगा? पेट में, अमाशय में। यानी 4 घंटे तक अमाशय में वो रहेगा। तो अगर उपचार किया जाए, पाइप डाल के अगर निकाला जाए, तो ये अमाशय से अगर रिटर्न हो गया तो वो व्यक्ति की जान अच्छे से बच सकती है। यानी अच्छे से जान बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे से पहले ही उपचार करना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिएगा अब समझिए आगे क्या है। तो कहता है कि अमाशय के पाइलोरिक भाग में, अब जो लास्ट वाला भाग है, उसमें पाई जाती है जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। अब देखिए उसकी भी दीवारों में ग्रंथियां होती है। अमाशय देखिए सब जगह मदद कर रहा है, ये मान के चलिए ये अमाशय है, ठीक है। ये हो गया कार्डियक, ये हो गया फंडिक, ये हो गया पाइलोरिक। ये पाइलोरिक की दीवारों में छोटी छोटी ग्रंथियां होती है और इस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथियां। एग्जाम में पूछता है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय की दीवारों में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय की दीवारों में। और ये जठर ग्रंथियां क्या निकालती है? जठर रस। क्या निकालती है बच्चों? जठर रस का स्राव करती है। यानी जठर रस में क्या होते हैं? अब रस है, सभी को पता है, एंजाइम अगर निकलेंगे, ग्रंथि से निकलेंगे जो भी रस, उसको कहेंगे एंजाइम। क्या कहेंगे? एंजाइम। अब देखिएगा कौन कौन एंजाइम निकलते हैं, समझिएगा। तो जठर रस में प्रोटीन के पाचक हेतु, और ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्सिन और रेनिन 2 तरह के एंजाइम होते हैं। यानी जठर रस में 2 तरह के एंजाइम मिले होते हैं। क्या क्या नाम है? पेप्सिन और रेनिन। यानी इससे 2 तरह के एंजाइम निकलेंगे। नाम क्या क्या होगा बच्चों? पेप्सिन और रेनिन। अब पेप्सिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, समझिएगा बच्चों। पेप्सिन क्या करता है ना, जो प्रोटीन होता है ना उसको पेप्टोन में बदल देता है। जो प्रोटीन होता है उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देता है और उसका नाम हो जाता है पेप्टोन। क्या होता है? पेप्टोन। यानी प्रोटीन का काम क्या है? पेप्टोन में बदलना। किसका काम है? पेप्सिन का। और ये जो रेनिन होता है ना, रेनिन क्या करता है? बच्चों में पाया जाता है, हम लोगों में भी पाया जाता है, लेकिन जब एज होते जाता है तो ये रेनिन समाप्त होते जाता है। अब रेनिन का काम क्या है बच्चों, समझिएगा। तो रेनिन का काम क्या है? दूध का पाचन करना। दूध में जो प्रोटीन होते हैं कई तरह के, उसका पाचन करने का काम करता है रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाता है। आप देखे होंगे बच्चे क्या करते हैं? दिन दिन भर दूध पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, फिर भी देखिएगा वो पाचन कर लेते हैं। और क्या होता है? जो बूढ़ा आदमी होता है, अगर उसको 1 गिलास भी दूध पिला दीजिएगा तो उसको लूज मोशन हो जाएगा। तो लूज मोशन कैसे होगा? तो कारण क्या है? क्योंकि उसमें ना रेनिन है ही नहीं। अब रेनिन नहीं है तो दूध का पाचन कैसे होगा बच्चों? समझ में आ रहा है? यानी रेनिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रेनिन किस में होता है? बच्चों में। जब एज होते जाएगा रेनिन समाप्त होते जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब कहता है अमाशय में घुला हुआ भोजन को काइम कहते हैं। मुंह में जब था तो क्या कहते थे? बोलस। लेकिन जब अमाशय में है तो उसको क्या कहेंगे? काइम। अब अमाशय में जब भोजन घुल गया तो उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब अगला समझिए। कहता है रेनिन का स्राव बच्चों में अधिक होता है, अभी तुरंत बताया आपको। और यह रेनिन क्या करता है? दूध के प्रोटीन को पचाता है, अभी तुरंत बताया आपको। फिर अगला कहता है पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में। अभी तुरंत बताए थे ना कि अघुलनशील प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में बदल देता है। कौन? तो पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? बच्चों में पाया जाता है और ये प्रोटीन को पचाता है, दूध के प्रोटीन को पचाता है। चलिए अब आगे समझते हैं।
आगे बच्चों है छोटी आंत में पाचन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी नलिकाएं, यही होती है छोटी आंत। ये देख रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा नलिका, यही होती है छोटी आंत। अब बच्चों हम शुरू में एक बात बोले थे कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। अब आपको पता चल जाएगा कि ये सारा मीटर कहाँ गया, सारा मीटर गया यहीं पर। देखिए ये इतना घुमावदार है ना, अगर इसको सीधा कीजिएगा ना, हम कहते हैं कि 6-7-5-6 मीटर का यही हो जाएगा, 5-6 मीटर का यही हो जाएगा। बताइए 8 से 10 मीटर बोले क्या, खराब बोले क्या? तो 8 से 10 मीटर होता है, रियल में 8 से 10 मीटर होता है। मेन क्या होता है ना, सबसे बड़ा होता है छोटी आंत। ये 6-7 मीटर का यही हो जाता है। तो अब समझ में आ रहा है, यही होते हैं छोटी आंत। ये जो देख रहे हैं ना छोटी आंत, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये बड़ा वाला, ये बड़ी आंत है। ये थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, इसकी साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम है बड़ी आंत। लेकिन लंबाई के मामला में ना छोटी आंत बड़ी होती है। लंबाई के मामला में छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई काफ़ी छोटी होती है। समझ में आ गया? नाम है छोटी आंत, लेकिन काम बहुत इसका खतरनाक है। समझ में आ गया? चलिए अब समझिएगा छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। कहता है भोजन का पाचन, पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो आपको बोलना है कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ बोलना है बच्चों? छोटी आंत में। फिर आगे देखिएगा, छोटी आंत में घुला भोजन को चाइल कहा जाता है। समझिएगा, मुंह में था तो क्या था, बोलस। मुंह में था तो क्या, बोलस। अमाशय में था तो काइम। क्या था, काइम। अब क्या हो गया, इसका नाम चाइल। देखिए भोजन का नाम हो गया चाइल। समझ में आ गया? यानी भोजन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। पहला मुंह में क्या था, बोलस। अमाशय में गया तो क्या नाम, काइम। अब छोटी आंत में गया तो क्या नाम हो गया, चाइल। समझ में आ गया? अब समझिएगा, कहता है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक का नाम होता है पक्वाशय, इसको इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं। दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। समझिएगा, छोटी आंत जो होती है ना उसके 3 भाग होते हैं। मान के चलिए ये छोटी आंत है, ऐसे इतना छोटा है नहीं। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, लास्ट वाला हो गया तीसरा भाग। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। क्या क्या नाम है? पक्वाशय या ड्यूडेनम, दूसरा नाम है जेजुनम और तीसरा नाम है इलियम। अब समझिएगा, सारा खेल होता है ड्यूडेनम में ही। सारा खेल क्या होता है, ड्यूडेनम में। क्यों? क्योंकि अब देखिएगा, समझिएगा बच्चों कि अमाशय से जो भोजन निकल के पहुंचा छोटी आंत में, तो छोटी आंत का पहला भाग क्या है, पक्वाशय या ड्यूडेनम। ये जो पहला भाग है ना, इसी में सारा खेल होगा बच्चों। देखिएगा ये खेल कौन करेगा, यही चीज समझना है इसमें। चलिए, तो कहता है कि ड्यूडेनम में भोजन का पाचक क्षारीय माध्यम में होता है। क्षारीय माध्यम में मतलब क्या? अब पेट में अमाशय में भोजन कैसा था, तो अमाशय में भोजन था अम्लीय। अब अम्लीय क्यों था, अब ये समझाते हैं। जब अमाशय में भोजन था तो HCl अम्ल था। HCl अम्ल क्या किया था, भोजन को अम्लीय बना दिया था, क्योंकि अम्ल का काम है भोजन को खट्टा करना, अम्लीय बनाना। तो HCl अम्ल क्या किया था, भोजन को खट्टा बना दिया था। खट्टा क्यों बनाया था? ताकि भोजन में जो भी कीटाणु है वो मर जाए, तो खट्टा बन गया था भोजन। लेकिन जब छोटी आंत में भोजन पहुंचा, तो छोटी आंत में भोजन पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये अब भोजन यहाँ होगा क्षारीय माध्यम में पूरा। तो खट्टा को क्षारीय कौन बनाएगा, तो इसको बनाने का काम करता है ड्यूडेनम में पीत रस जो है, पित्ताशय से निकलकर भोजन को क्षारीय बनाता है। अब ये पित्ताशय क्या है, अब इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी पीत रस क्या करती है, पित्ताशय से निकल के क्या करती है, इस भोजन जो अम्लीय वाला जो भोजन आया है इसको क्षारीय बनाता है। यानी इस छोटी आंत में जो भोजन पहुंचा उसको क्षारीय बनाने का काम कौन करेगा, पीत। कौन काम करेगा बच्चों, पीत करेगा। अब समझिएगा, तो अब समझते हैं पहले यकृत के बारे में, लीवर के बारे में। ये लीवर क्या है, तो आप सभी देख सकते हैं पेट के इस साइड में ये लीवर होता है, ये लीवर है, ये आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, ये लीवर है। तो लीवर के बारे में जानते हैं। पीत यकृत, यानी यकृत को ही इंग्लिश में कहते हैं लीवर, लीवर में बनता है। यानी पीत कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। लीवर एक ग्रंथि है, क्या ग्रंथि है समझिएगा। तो पीत यकृत से स्रावित होकर जमा रहता है पित्ताशय में। और क्या कहता है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग 1.5 kg होता है। समझिएगा बच्चों, अच्छे से समझिएगा। अभी तक आपने क्या समझा, ग्रास नली से भोजन पहुंचा अमाशय में, ये अमाशय था, ये क्या था, अमाशय।
अब अमाशय से भोजन पहुंच रहा है किसमें? छोटी आंत में। कहाँ पहुंच रहा है बच्चों? छोटी आंत में भोजन पहुंच रहा है। अब क्या होता है, यहां पर होते हैं लीवर। क्या होते हैं? लीवर होते हैं। लीवर से निकलता है पीत, और लीवर से जो पीत निकलता है ना, वो पीत निकल के कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय में। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ना, ये लीवर आपको दिख रहा होगा, और लीवर दिख रहा होगा, और ये ग्रीन सा थैली एक दिख रहा होगा। ये जो है ना ग्रीन थैली क्या है समझिएगा। ये जो है ना यकृत पीत निकाल के डाल दिया किसको? पित्ताशय को। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। यकृत जो है ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका काम है शरीर में बहुत सारा काम करना। अब शरीर में बहुत सारा काम करना, अब ये क्या करता है? यकृत का काम है शरीर में बहुत काम करना। अब इसको थोड़ी ना फुर्सत है कि भोजन इंसान कब कब खाएगा, उसको पीत देना है, भोजन को क्षारीय बनाना है। इसीलिए क्या करता है, ये अपना एक बॉडीगार्ड रखता है, असिस्टेंट समझते हैं, बॉडीगार्ड रखता है, हेल्पर रखता है, हेल्पर। ठीक है, ये क्या करता है? अपने शरीर से यानी अपने से पीत निकाल के इसमें पित्ताशय में जाके जमा कर देता है। कहता है भैया पित्ताशय तुम रखो पीत, ठीक है, हमको फुर्सत नहीं है, तुम पीत रखो अपने पास। और पीत को क्या करना? जब जब भोजन जाएगा इस नली से जब जब भोजन इसमें जाएगा, तुम क्या करना? पित्ताशय से निकल के इसमें चला जाना और भोजन को क्षारीय बना देना। भोजन को क्या बना देना? क्षारीय बना देना। यानी पीत बनते हैं कहाँ? लीवर में। जमा कहाँ रहते हैं? पित्ताशय में। जमा कहाँ रहते हैं? पित्ताशय में। और पित्ताशय से समय समय पर निकल के क्या करते हैं? समय समय पर निकल के पहुंच जाते हैं कहाँ? ये छोटी आंत में। और भोजन को क्या करते हैं? अम्लीय से क्षारीय बना देते हैं। अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये चीज़ था। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और इसका वजन होते हैं 1.5 kg। चलिए आगे, आगे क्या है बच्चों? कहता है अग्नाशय। अब अग्नाशय का क्या काम है समझिएगा। ये अग्नाशय होते हैं। क्या होते हैं? अग्नाशय। अब अग्नाशय कहाँ होते हैं समझा देते हैं। देखिए, ये होते हैं छोटी आंत। ये क्या होते? ये होते हैं क्या? अमाशय। और अमाशय से ये होते हैं छोटी आंत। इसका बनाते हैं छोटी आंत। ठीक है, ये छोटी आंत है। और यहाँ है लीवर। क्या है? लीवर है। और लीवर के यहाँ पर आप देखिएगा एक जो है ना ये येलो टाइप का यहाँ पर होती है। क्या? इसी को कहते हैं हम लोग क्या? अग्नाशय। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। जिस प्रकार से यकृत एक ग्रंथि है ना, यकृत मतलब लीवर एक ग्रंथि है ना भोजन को क्षारीय बनाने में, उसी प्रकार से अग्नाशय एक ग्रंथि है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। सबसे बड़ी यकृत, उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आएगा तो अग्नाशय ही है। अब इसका क्या काम है समझिएगा। इसका काम क्या है? तो ये क्या करती है? इंसुलिन नामक जो है ना एंजाइम यानी हार्मोन निकालती है। इंसुलिन क्या निकालती है? अग्नाशय से निकलती है इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करती है? शरीर में शर्करा की मात्रा यानी चीनी की मात्रा को बना के रखती है। चीनी की मात्रा को बनाने का काम कौन करता है? अग्नाशय। अग्नाशय से ही क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है बच्चों? इंसुलिन। तो पूछा जाएगा एग्जाम में इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, तो आपको बोलना है अग्नाशय से। क्या बोलना है? अग्नाशय से यानी पैनक्रियाज से। अग्नाशय से इंसुलिन निकलते हैं। इंसुलिन कहां से बच्चों निकलते हैं? अग्नाशय से। अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है? शर्करा की मात्रा को बना के रखना। यानी बॉडी में शर्करा यानी चीनी की मात्रा को बनाने का काम कौन करेगा? इंसुलिन करेगा बच्चों। अब इंसुलिन की कमी से, अगर इंसुलिन ना हो, इंसुलिन में कमी आ जाए तो क्या होगा? तो रोग हो जाएगा डायबिटीज। क्या रोग हो जाएगा? डायबिटीज यानी मधुमेह। मधुमेह को ही इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज रोग। इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है बच्चों? मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। आप देखे होंगे अक्सर आपके मोहल्ले में या आपके रिश्तेदार में अक्सर देखते होंगे डायबिटीज बीमारी है, कहता है उसके मुंह से सुने होंगे डायबिटीज है। ये डायबिटीज क्या है ना? शर्करा की मात्रा कमी हो गई थी। शर्करा की मात्रा मतलब इंसुलिन में कमी हो गई थी, तो उसका शरीर में चीनी की मात्रा खत्म हो गई। अब चीनी उसके शरीर में पाचन नहीं हो पा रहा है, तो चाहे चीनी का पाचन नहीं हो रहा तो उसी को कहते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह हो गया। अब क्या होता है कि जब जब वो बीमार पड़ेंगे यानी जब जब उसके शरीर में चीनी जाएगा तो उसका तबीयत और ख़राब होगा, क्योंकि अब उसका शरीर ढल चुका है बिना चीनी के जीना। ठीक है, जब शरीर बिना चीनी का जीने लगे ना तो समझिए उसमें कोई चीज़ चीनी नहीं डाल सकते हैं दोबारा। तो इसीलिए अगर चीनी खाएगा ऐसे पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। समझिएगा अच्छे से। फिर अगला क्या है? अगला समझिएगा, कहता है अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन, LAT। याद रहेगा बच्चों,
LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, ये लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलकर भोजन के पाचन में सहायता करता है। देखिए इंसुलिन तो निकलता ही है अग्नाशय से, लेकिन साथ साथ में 3 एंजाइम और निकलते हैं। क्या क्या नाम है? LAT, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा LAT। क्या याद रखिएगा बच्चों? LAT लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब सहायता कैसे करता है तो इस चीजों को देखिए। लाइपेज वसा का पाचन करता है। वसा मतलब चिपचिपा पदार्थ, जो तेलहा वाला आइटम है ना, उसका पाचन कौन करेगा? लाइपेज। यानी अगर तेल वाला आइटम खा लिए, समोसा खा लिए, तेल वाला आइटम था, बहुत सारा चीज़ तेल वाला आइटम हम खा रहे हैं, उसका पाचन कौन करेगा? उसका पाचन करने में मदद करेगा कौन चीज? तो लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन कैसे करता है? तो इसको कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल में। किसमें बदलता है? ग्लिसरॉल में। यानी पहले वसा को बदलता है ग्लिसरॉल में। किसमें बदलता है? ग्लिसरॉल में, और इसका पाचन हो जाता है। अब समझिएगा एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदलता है बच्चों? माल्टोज में। यानी ये दूसरा कार्बोहाइड्रेट का दूसरे रूप में इसको बदल देता है। अब कहिएगा कि सर आप तो एक बार और बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, फिर यहाँ कैसे होता है? तो समझिएगा बच्चों, इंसान क्या करता है ना, बहुत सारा भोजन को चिबाता नहीं है, निगल लेता है। तो निगल गया तो उसमें तो कार्बोहाइड्रेट रह गया। इतना जल्दी तो कार्बोहाइड्रेट पच नहीं सकता। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया? आमाशय में। आमाशय का जब छोटी आंत में पहुंचा तब जाके कौन पचाने का काम करेगा? अग्नाशय। अग्नाशय तैयार है फिर से पचाने के लिए। इसको क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है? माल्टोज में। फिर अगला समझिएगा ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर अमीनो एसिड में बदल देता है। अब कहिएगा सर प्रोटीन का पाचन तो होता है अमाशय में, कौन करती है अमाशय में? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि करती है। तो फिर आप कहते हैं सर यहाँ पर, तो भैया जो अमाशय में जिसका पाचन नहीं हो पाया उसका पाचन होगा कहाँ? प्रोटीन का पाचन होगा अमीनो एसिड में। इसीलिए शुरू में ही बोला गया है कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होती है। यानी छोटी आंत में पूरा पाचन होगा, जो कहीं बचा खुचा है ना, सारा पाचन कौन करेगा? छोटी आंत। चलिए अब आगे समझते हैं। कहता है छोटी आंत के इलियम वाला भाग, जो अंतिम वाला भाग होता है, ठीक है, जेजुनम हो गया, पहला हो गया ड्यूडेनम, दूसरे बात क्या हो गया? ठीक है, दूसरे बात क्या था? जेजुनम, तीसरा है इलियम। जेजुनम में कोई खास नहीं है, बस वो लंबा होता है ताकि उसके भोजन को लंबा देर तक राउंड में किया जा सके, भोजन को घुलाया जा सके। अब लास्ट वाला समझिएगा इलियम। इलियम का क्या काम है? इलियम में क्या होता है ना, अनेक उंगलियां जैसी रचना होती है, जिसे दीर्घरोम या विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली कहते हैं। एग्जाम में पूछता है विली क्या है, तो विली क्या है? तो विली क्या है? इलियम में अनेक उंगली जैसी रचना होती है, उसी को कहते हैं विली। अब विली क्या करेगी? सारा भोजन का पाचन का काम हो चुका है, अब सारा रस को वो चूस के अलग करेगी और उसको ब्लड में मिला देगी, और ब्लड से सारा शरीर में पूरा फैल जाएगा और एकदम सही तरीका से पाचन हो गया और हमें ताजगी मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। इसी के द्वारा भोजन में उपस्थित ये क्या करती है? जरूरी पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। अब बाकी बात जो भी चीज़ बचता है उसको आगे भेज देता है। समझिएगा। अब कहता है कि विली में भी, ये जो अंतिम वाला भाग है ना, यहाँ से भी बहुत तरह के एंजाइम निकलते हैं। इसमें कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सभी तरह के एंजाइम भी मदद करते हैं कौन सी करने में? अंतिम रूप से भोजन के पाचन करने में। अब समझिएगा लास्ट बात, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब सोचिए 2.5 सेंटीमीटर कितना हो गया? इससे थोड़ा मोटा। समझिए, समझ में आ गया? यानी छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। हम शुरू में ही बताए ना कि छोटी आंत अकेला 6-7 मीटर का होता है, तो लगभग कितनी है? 6 मीटर का। समझ में आया बच्चों? अब आगे आते हैं, भोजन कहाँ भेजेंगे? अब भोजन भेजेंगे बड़ी आंत में। तो आप कहिएगा सर पाचन तो हो गया, छोटी आंत का तो कहानी खत्म हो गया, तो फिर भोजन कहाँ की बड़ी आंत में क्यों जाएगा? देखिए सब चीज़ का पाचन हो जाता है, एक चीज़ का पाचन नहीं हो पाता है, जिसका नाम है क्या? तो वो है पानी और मल को अलग करने का। पानी को अवशोषण करेगा ना, आखिर उसमें भोजन में तो पानी भी है, प्रोटीन, विटामिन, सारा चीज़ को तो विली खींच लिया, तो बचा क्या?
तो बचा क्या, तो बचा ये पानी। तो ये पानी का अवशोषण अब कौन करेगा, तो ये बड़ी आंत करेगा। समझिएगा, बड़ी आंत में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, यानी पाचन का क्रिया नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। अभी तुरंत बताए ना, पाचन का कोई भी काम बड़ी आंत में नहीं होता है, पूरा छोटी आंत में हो चुका है। अब समझिएगा, बड़ी आंत होते हैं ये वाले हिस्से, आप देख सकते हैं ये क्या है, बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत एक राउंड घुमा हुआ है, ये बड़ी आंत होते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक का नाम होता है सीकम, पहला वाला हिस्सा का नाम सीकम, दूसरा होता है कोलन और तीसरा होता है मलाशय या रेक्टम, इसी को कहते हैं रेक्टम। रेक्टम बोलते हैं या मलाशय कह सकते हैं। ये मलाशय में भोजन को, जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ उसको शरीर से निकालने का काम अब मलाशय में पहुंचा दिया, वो निकलते रहेगा। समझिएगा, तो क्या होते हैं, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और मलाशय। अब समझिएगा, सीकम के शीर्ष पर एक अपेंडिक्स नामक रचना होती है जो एक अवशेषी अंग है। समझिएगा, ये जो होता है ना सीकम, यहाँ पर एक अपेंडिक्स नामक छोटी सी रचना होती है। अब उसका क्या काम है, तो वो शरीर में कोई काम नहीं है उसका। शरीर में एक ऐसा अंग है अपेंडिक्स नामक, जिसका शरीर में कोई यूज है ही नहीं। तो बोलिएगा सर इसका यूज कब किया जाता था, जब यूज नहीं है तो भगवान क्यों बना दिया। तो भैया समझिएगा, है कौन सी कि ये छोटी आंत का जो ये जो अपेंडिक्स है ना, ये अपेंडिक्स बहुत पहले इसका यूज होता था। पहले हम लोगों का शरीर जानवर वाला शरीर था। इसमें क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, जंगली फल फूल खाते थे, जंगल को खाते थे, लकड़ी उकड़ी खा लेते थे। तो लकड़ी सबको पचाने में, लकड़ी में होते हैं सेलुलोज, लकड़ी में क्या होते हैं सेलुलोज, और सेलुलोज का पाचन करने में कौन मदद करता था, अपेंडिक्स। कौन मदद करता है बच्चों, अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स का काम था सेलुलोज का पाचन करना, लेकिन अब तो हम लकड़ी उकड़ी नहीं खाते हैं, तो इस अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया, इसका वोल्टेज पावर सब खत्म हो गया, और इसीलिए ये शरीर का अब अवशेषी अंग बन गया। लेकिन जानवर में अभी भी अपेंडिक्स काम कर रहा है, वो लकड़ी उकड़ी भी खा लेगा तो पाचन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यानी अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जानवरों का प्रमुख अंग है क्योंकि यह कड़ा भोजन यानी सेलुलोज का पाचन करता है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। अब आगे चलिए, आगे क्या कहता है, बिलिरुबिन नामक एंजाइम यकृत से निकलकर कोलोन में पहुंचती है। अब जो ये कोलोन वाला भाग है ना, ये अब क्या हुआ, लीवर से एक और एंजाइम, हम पहले ही आपको बताए थे, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये लीवर क्या करता है, एक एंजाइम निकाल के पहुंचाता है कहाँ, बड़ी आंत का, किसमें, कोलोन में। कहाँ पहुंचाता है, बड़ी आंत का कोलोन में। और इस एंजाइम का नाम क्या है, बिलिरुबिन। क्या नाम है बच्चों, बिलिरुबिन। अब जो वो जो कचरा पदार्थ था ना, अपशिष्ट पदार्थ, जिसका सब चीज निकाल लिए, पानी निकाल लिए, उससे खाना का प्रोटीन विटामिन सब निकाल लिए, तो अब बचा कचरा पदार्थ। तो कचरा पदार्थ को ये कौन सा बिलिरुबिन एंजाइम क्या करता है, उसको येलो कर देता है। कैसा कर देता है बच्चों, येलो, यानी पीला कर देता है। तो यानी मल को पीला करने का कौन काम करता है, तो मल को पीला करने का काम है बिलिरुबिन एंजाइम को। ठीक है, तो बिलिरुबिन एंजाइम क्या करता है, मल को यानी गंदगी को क्या करता है, पीला कर देता है। समझ में आ गया। चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, मल मलाशय में जमा रहता है। मलाशय मतलब हो गया गुर्दा में जमा रहता है, गुर्दा नहीं, मलाशय में जमा रहता है। फिर समय समय पर गुर्दा द्वारा बाहर निकाला जाता है, शरीर से बाहर निकलते रहता है। समझ में आ गया। यानी शरीर से क्या करता है, बाहर निकलने में मदद होते रहता है, समय समय पर यह शरीर से निकलते रहता है। तो बच्चों हमारा मनुष्य का पाचन समाप्त हुआ। आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि भोजन पहले मुख में था, मुख से पहुंचा ग्रासनली में, फिर पहुंचा अमाशय में, अमाशय से पहुंचा छोटी आंत में, और छोटी आंत से भोजन कहां पहुंचा, छोटी आंत से बच्चों भोजन कहां पहुंचा, फटाफट एकदम बिल्कुल बड़ी आंत में भोजन पहुंच गया। बड़ी आंत में भोजन पहुंच गया और भोजन का पाचन समाप्त हुआ। भोजन का पाचन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये जो बड़ी आंत है इसका कहानी अब खत्म, यानी शुरू से लेके अंतिम तक का हम लोग रिवीजन कर लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों समझिएगा अच्छे से, ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, इसीलिए कहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ तक आप जुड़े रहें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चा, इसीलिए आपके लिए हम करते हैं जो भी गुरु दक्षिणा के रूप में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए फटाफट। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।